नमस्कार। हमारा आज का विषय है घनानंद का काव्य सौष्ठव। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। घनानंद की जो कविता है उसके काव्य सौष्ठव का अध्ययन करने के लिए हम उसे दो भागों में विभाजित करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। किसी भी कवि का काव्य जो है उसकी गहन अनुभूतियों का भंडार होता है। कवि की अनुभूतियाँ अनेक रूप धारण करके व्यक्त होती है, कभी वस्तु वर्णन के रूप में, कभी विविध भावों के रूप में और कभी रसों के रूप में या कभी सौंदर्य चित्रों के रूप में अभिव्यक्त होती है। कवि अपने काव्य में जो वस्तु वर्णन करता है, रस निरूपण करता है, जो सौंदर्य चित्र अंकित करता है, तो इन रूपों में उसकी अनुभूतियाँ ही व्यक्त होती है। यह काव्य का अनुभूति पक्ष कहलाता है। इसे भाव पक्ष भी कह सकते हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति पक्ष। कवि के भाव किस रूप में व्यक्त होते हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, किस प्रकार के अलंकारों का, छंदों का प्रयोग किया है। कवि ने अपनी बात कहने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया है, जो कलात्मकता दिखाई है, वह कविता का अभिव्यक्ति पक्ष कहलाता है। उसे कला पक्ष भी कह सकते हैं। तो किसी भी कवि की कविता के काव्य सौष्ठव का अध्ययन करने के लिए उसे दो भागों में बांटा जाता है, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। इसे भाव पक्ष और कला पक्ष भी कह सकते हैं। घनानंद के काव्य का सौष्ठव देखने के लिए भी हम उसे इन दो रूपों में, दो भागों में बांटकर देखने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं घनानंद के अनुभूति पक्ष की। जो घनानंद का अनुभूति पक्ष है उसे हम सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण, भाव निरूपण, रस व्यंजना, सौंदर्य चित्रण इत्यादि को देखा जा सकता है। अर्थात घनानंद की जो अनुभूति है वह इन रूपों में अभिव्यक्त हुई है। सबसे पहले वस्तु वर्णन। कवि ने अपनी कविता में किन किन चीज़ों का वर्णन किया है, कौन कौन से वर्णन कवि के काव्य में आए हैं। घनानंद जो थे उन्होंने ब्रज प्रदेश के प्रति अपनी गहन आस्था और श्रद्धा व्यक्त की है और ऐसा करके उन्होंने ब्रज के गांवों, नगरों, यमुना, वृंदावन आदि का सुंदर चित्रण किया है। ब्रज के गांव में से भी मुख्यतः उन्होंने बरसाना और गोकुल गांव का अच्छा चित्रण किया है। बरसाने का चित्र देखें तो गिर के नाव गांव ढिंग बसे, बरसानो सरसानो लसे, भागनि भरी भूमि रंग भीनी, काहू बर विरंची रची कीनी। इसी तरह से गोकुल का चित्र देखा जा सकता है। जमुना तीर गांव की राजनी, कहा कहो गोकुल छवि छाजनी, गोकुल छवि आँखिन ही भावे, रही न सके रसना कछु गावे। इसी तरह से ब्रज के अन्य स्थानों का वर्णन घनानंद ने किया है। वृंदावन की सुंदर छवि का निरूपण उन्होंने किया है और कहते हैं, वृंदावन छवि कहत न आवे, सो कैसे कही कोऊ गावे।
इसी प्रकार से उन्होंने ब्रज के गोपी गोप गायों का, अन्य ब्रजवासियों का, गली गलियारों का, पनघटों घाटों, ग्वाल बालों का वर्णन किया है। इन सब का विस्तृत वर्णन घनानंद के काव्य में देखा जाता है, लेकिन इन सभी वर्णनों में विवरणात्मकता है, अर्थात विवरण ही दिए गए हैं, इनके नाम ही गिनाए गए हैं, कोई संश्लिष्ट चित्र या बिंब प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरा है प्रकृति चित्रण। घनानंद ने अपने काव्य में प्रकृति के भी बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किए हैं। घनानंद प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के साथ में उनका साहचर्य भी रहा था। उन्हें वृंदावन की प्राकृतिक छटा को, सुषमा को देखने और ब्रज के वनों को देखने, उनकी छटा को निरखने का अवसर अनेक बार मिला था और इसीलिए उन्होंने प्रकृति के सुंदर और सजीव चित्र अंकित किए हैं। वृंदावन में छाई हुई बसंत ऋतु का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो बसंत का वर्णन उन्होंने किया है, वहाँ पर प्रकृति का आलंबन रूप दिखाई देता है, लेकिन आलंबन रूप में उन्होंने प्रकृति का चित्रण कम ही किया है। अधिकांशतः उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया है और उद्दीपन रूप में जो प्रकृति का चित्रण हुआ है उसमें अधिक सरसता एवं मार्मिकता दिखाई देती है। इसके पीछे कारण है कि घनानंद का काव्य जो है वह विरह प्रधान है और जो विरही जन होते हैं उन्हें प्रकृति विरह के भावों को उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती है, जलाती हुई दिखाई देती है, विरह के भावों को और अधिक तेज करने वाली जान पड़ती है। तो घनानंद ने प्रकृति के उन अंगों का चित्रण अधिक सुंदर किया है जो भावों को उद्दीप्त करके विरह वेदना को भी अधिक तीव्र बना देते हैं। ऐसे चित्र इनके काव्य में अधिक देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं उन्होंने प्रकृति का जो चित्रण किया है वह प्रकृति को दूत के रूप में भी बनाकर, प्रकृति को दूती बनाकर भी वर्णन किया है। उन्होंने पवन को दूत बनाकर अपने प्राण प्रिय के पास भेजने की कामना व्यक्त की है कि वह जाए और निर्मोही प्रियतम के समीप जाकर उनके चरणों की धूल लाए। इस प्रकार के कुछ चित्र भी घनानंद के प्रकृति चित्रण में देखे जा सकते हैं। आगे है रस निरूपण। घनानंद ने अपने काव्य में कौन कौन से रसों का वर्णन किया है। घनानंद का जो काव्य है उसमें संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और भक्ति का ही निरूपण मिलता है। इनमें से भी संयोग श्रृंगार के चित्र भी कम हैं, भक्ति के भी कम हैं, वियोग श्रृंगार का ही अधिक वर्णन हुआ है। वियोग श्रृंगार के ही कवि हैं, वियोग का ही उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का ही पूर्ण परिपाक अधिक मार्मिकता एवं सजीवता के साथ उनके काव्य में हुआ है। उन्होंने सुजान के वियोग में रात दिन व्यथित होने का, सोने पर भी सो नहीं पाने का, जागने पर भी जाग नहीं पाने का एक विचित्र सी पीड़ा जो उनकी आँखों में रहती है, अमृत का
विष के समान प्रतीत होना, फूल का शूल जैसा लगना, चंद्रमा का अंधकार उगलना, इन सब का वर्णन किया है। तो उनके यहाँ पर वियोग श्रृंगार का ही पूर्ण परिपाक हुआ है। जो घनानंद की व्यथा है, पीड़ा है, उसमें वियोग श्रृंगार की बहुत ही सुंदर व्यंजना हुई है। वियोग वर्णन में उन्होंने जो वर्णन किए हैं उनमें अधिकांशतः प्रिय के निर्मोह का ही प्राधान्य है। उनका प्रिय जो है निर्मोही है, निष्ठुर है। घनानंद उससे अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन निर्मोही निष्ठुर प्रिय को घनानंद से प्रेम नहीं है, इसलिए उनकी विरह पीड़ा कभी भी समाप्त नहीं होती है। वियोग की इस स्थिति का घनानंद ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। उसमें मार्मिकता है, सजीवता है। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त संयोग श्रृंगार के चित्र भी घनानंद के काव्य में मिलते हैं। उनमें वियोग श्रृंगार जितनी सरसता तो नहीं है, लेकिन संयोग श्रृंगार के भी ये चित्र जो है मादक है, मोहक है और मनोरंजक हैं। घनानंद के काव्य में भक्ति रस भी देखा जा सकता है। भक्ति रस का भी पूर्ण परिपाक हुआ है। जो उज्ज्वल नीलमणि हैं, उन्होंने तो भक्ति रस के अंतर्गत ही घनानंद के संयोग और वियोग श्रृंगार को ले लिया है, क्योंकि उनके अनुसार सुजान के रूप में श्री कृष्ण या परमात्मा का ही निरूपण हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। सौंदर्य चित्रण घनानंद जो है सुजान से अत्यंत प्रेम करते थे और अपनी प्रिया सुजान के रूप सौंदर्य के बहुत ही मनोहारी चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। सुजान की विविध रूप छवियाँ अत्यंत माधुर्य एवं गांधीर्य के साथ इनकी कविता में दिखाई देती है। घनानंद के इन रूप चित्रों में जो विशेष बात है कि उन्होंने शरीर के अलग अलग अंग, आँख, कान, नाक, मुख आदि को अलग अलग दिखाने का उतना प्रयास नहीं किया है जितना कि उन्होंने संपूर्ण अंग की अतिशय रमणीयता एवं प्रभिविष्णुता को दिखाने का प्रयास किया है। रीतिकाल में नक्षिक वर्णन की प्रवृत्ति रही है। पैर के नाखून से लेकर शिखा तक के अलग अलग जो शरीर के अंग हैं उनका अलग अलग वर्णन करने की जो परंपरा है उसे नक्षिक वर्णन कहा जाता है और रीतिकाल के कवियों में इसे देखा जा सकता है। घनानंद ने कहीं कहीं इसका पालन जरूर किया है, लेकिन अधिकांशतः उन्होंने संपूर्ण अंग के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। एक एक अंग का अलग वर्णन नहीं किया है। घनानंद के यह जो सौंदर्य चित्र है उनमें सुजान का रूप, उसका लावण्य, उसका यौवन, उसकी छवि, उसकी अंगों की जो दीप्ति है वह सब साकार हो उठी है और सभी चित्र जो हैं गत्यात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनमें संश्लिष्टता है, अतिशयता है
और सर्वाधिक भाव प्रेषणीयता है। कवि के भावों को व्यक्त करने में वे सक्षम हैं। घनानंद ने जो रूप सौंदर्य के चित्र अंकित किए हैं वे अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में घनानंद का रूप सौंदर्य जो है अप्रतिम जान पड़ता है। अंग अंग से द्युति की तरंग उठने वाले पार्थिव रूप सौंदर्य को भी बड़ी तन्मयता एवं तत्परता के साथ उन्होंने अंकित किया है। उनके ये जो सौंदर्य चित्र है इनमें बाह्य सत्ता पर पड़े प्रभाव का वर्णन नहीं हुआ है, बल्कि अंतःकरण पर पड़े प्रभाव का निरूपण हुआ है। और जो यह प्रभाव है वह बहुत ही गहन है, गंभीर है और स्थायी है। इस प्रकार घनानंद की अनुभूति जो है इन विभिन्न रूपों में व्यक्त हुई है। घनानंद ने अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूति को वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन, सौंदर्य चित्रण, रस निरूपण इनके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।